हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान का, जिसका नाम है जी संविधान की ओर कैसे। ठीक है, बट उससे पहले तो आप सबको यार कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप क्लास 11th में आ गए। हमको जम के मेहनत करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, बिल्कुल फोड़ के आना है क्लास 11th में। ठीक है, चलो जी अब शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं एक और बात बता दूं यार, मेरे को पता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नोट्स बहुत कम मिलते हैं, तो इसलिए आप देख सकते हो मैंने पूरे के पूरे नोट्स जो है वो हिंदी में बनाए हैं, टाइप करके बनाए हैं। बट मैं बता दूं, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है या आपका कोई फ्रेंड है जिसकी पोल साइंस इंग्लिश में है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी सेम चैप्टर की, बट वहाँ पर जो नोट्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे। ठीक है, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपका इंग्लिश मीडियम है तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हो। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो, ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसका नाम है टेलीग्राम, तो पता है ना आपको, बेसिकली ऐप है, व्हाट्सएप की तरह ही होती है। तो उस टेलीग्राम चैनल का नाम है मेन पॉइंट स्टडी 1111 ब्रैकेट में आर्ट्स। ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी 11 ब्रैकेट में आर्ट्स, ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। 300-400 बच्चे वहां पर पहले से ही एडेड है, और आप भी हो जाना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, नोट्स होता है, कोई अपडेट देना होता है, सिलेबस में कोई भी चेंज आया होता है, या कोई भी चीज आपको न्यूज वगैरह बतानी होती है, तो मैं आपको वहीं पर ही बताऊंगा। ओके, वैसे नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो www.mainpointstudy.in। ठीक है, चलो जी अब अपना चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं, अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। सबसे पहले तो सर जी आप ये बताओ संविधान होता क्या है। बिल्कुल जी, संविधान सुनो पहले क्या होता है। संविधान कुछ नहीं है, संविधान एक दस्तावेज है जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए होते हैं, और उन्हीं रूल्स और रेगुलेशन, या हिंदी में बोले तो नियम और कानून के आधार पर देश को चलाया जाता है। ठीक है, संविधान एक दस्तावेज है जिसके अंदर नियम और कानून लिखे गए होते हैं, और उन्हीं नियम और कानून के आधार पर देश को चलाया जाता है। यही डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हो। बट अगर आपको फिर भी कोई दूसरी डेफिनेशन बुक के अकॉर्डिंग लिखनी है, तो ये डेफिनेशन है आपके सामने कि संविधान किसी देश को चलाने के लिए बनाया गया दस्तावेज। दस्तावेज समझते हो ना, डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, या बुक कह सकते हो आप, कि संविधान किसी देश को चलाने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज है जिसमें विभिन्न प्रकार के विधि विधान या आप नियम और कानून बोल सकते हो। ठीक है, नियम और कानून लिखित है। संविधान में लिखे गए कानून किसी भी देश के शासन का आधार होते हैं। मतलब देश जो है वो संविधान के ही आधार पर चलाया जाता है। संविधान के अंदर जो कानून लिखे हैं उसी के आधार पर चलाया जाता है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब आते हैं जी सेकंड टॉपिक पे, और मैं आपको बता दूं ये सेकंड टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका प्री बोर्ड हो, आपका यूटी हो, आपका फाइनल हो, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन तो एक ना एक जगह आपको पक्का देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको एग्रीमेंट पे लिख के दे सकता हूँ ये बात। ठीक है, टॉपिक का नाम है संविधान के कार्य। संविधान क्या क्या कार्य करता है, या क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता होती है, या संविधान के महत्व बताओ। सबका सेम ही आंसर है। ठीक है, यही चीजें आपको लिखनी है। तो संविधान के क्या कार्य है या आवश्यकता क्या है। देखो, सबसे पहली आवश्यकता तो यह है संविधान की, कि संविधान जो है वो लोगों को बुनियादी नियम प्रदान करता है, जिससे लोगों में क्या होता है, एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहता है। इसका मतलब मैं समझाता हूं। देखो, संविधान के अंदर है ना, सबके लिए नियम और कानून बनाए गए हैं, और वो हम सबको फॉलो करने पड़ते हैं। अब जब हम वो कानून सब फॉलो करते हैं ना, तो हमारे में एक न्यूनतम समन्वय रहता है, विश्वास रहता है, और जो है दिक्कतें बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, आप एक बार एग्जांपल देके बताओ। एग्जांपल देता हूं, मान लो, जैसे कि मान लो मैं ट्रैफिक रूल फॉलो करता हूं, आप ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते, तो हम दोनों में दिक्कतें आएगी ना, है ना। इसलिए ही संविधान बनाया गया है। संविधान के अंदर जो कानून लिखे गए हैं वो सबको मानने पड़ते हैं, और जब सब मानते हैं तो प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम आती है। क्यों? क्योंकि हम सब में एक समन्वय बना रहता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है कि यार पता है मेरे को कि ग्रीन लाइट हो रही है तो मेरे को चलना है, आपको पता है कि जी रेड लाइट हो रही है तो मेरे को रुकना है। तो हमारे में एक समन्वय है, एक दूसरे पर विश्वास है कि यार मैं ग्रीन लाइन पे चल रहा हूं, कोई आके मेरे को ठोक के नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो हमें बुनियादी नियम प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि संविधान जो है वो यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और किसके पास कितनी शक्ति होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि भारत की जो करेंसी है, कि भारत में जो नोट है वो बदल दिए जाए, तो बदलने का काम किसका है? अभी 2016 में नोटबंदी हुई थी, पता नहीं आपको पता होगा नहीं होगा, बट मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, घर वालों ने मेरे को लाइन में लगाया था। ठीक है, पता नहीं आपके साथ हुआ नहीं हुआ। तो नोटबंदी के टाइम की अगर हम बात करें ना, तो जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी किन्होंने करी थी? दैट इज पीएम, हमारे प्रधानमंत्री जी ने करी थी। तो इससे अपने को क्या पता चला कि और के नोटबंदी यानी नोट से रिलेटेड जो भी कानून वगैरह होंगे ना, उसको बनाने का काम, उसको बदलने का काम प्रधानमंत्री को दिया गया है। यानी प्रधानमंत्री के पास इतनी शक्ति है कि वो नोट को बदल सके। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं
कि क्या आप नोट को बदल सकते हो? क्या केजरीवाल जी, जैसे हमारे दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो केजरीवाल जी है हमारे चीफ मिनिस्टर, क्या वो बदल सकते हैं नोट को? नहीं बदल सकते वो नोट को, क्योंकि उनके पास वो शक्ति नहीं है, निर्णय लेने की वो शक्ति उनके पास नहीं है। मान लो आर्मी का कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई चल रही है मान लो चाइना के साथ, ठीक है, तो निर्णय लेने की शक्ति उसके उस टाइम पर किसके पास होगी? हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी आर्मी को बताएंगे कि आपको कैसे कैसे करना है, फिर आर्मी उसके हिसाब से अपनी सारी की सारी चीजें देख के स्टेप लेंगी। क्या कोई भी सीएम, किसी भी स्टेट का सीएम बता सकता है आर्मी को कि आप ऐसे करो ऐसे ना करो? नहीं बता सकता, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति पीएम के पास है, ठीक है। और जैसे कि स्कूल से रिलेटेड निर्णय लेने की शक्ति वो प्रिंसिपल के पास होती है। गलत लोगों को पकड़ना, उनको जेल में डालना, ये निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? पुलिस ऑफिसर के पास है। आप नहीं कर सकते ये काम, है ना, कि किसी को भी पकड़ के मार रहे हो रोड पे कि तू ये चोरी, चाहे वो चोर भी हो, बट फिर भी अगर आप कर रहे हो तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो आपका काम नहीं है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। तो दूसरा है कि संविधान जो है वो यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और वह यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार कैसे बनाई जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे कि आपको पता है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए ना आपको 272 प्लस सीटें चाहिए होती है। ये बात कहाँ लिखी गई है? संविधान में लिखी गई है ना। तो इसका क्या मतलब समझ आया कि संविधान यह भी बताता है कि सरकार जो है वो कैसे निर्मित होगी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं जी। तीसरा पॉइंट बड़ा सिंपल है। हमारा जो संविधान है वो क्या करता है कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है, इसका क्या मतलब है? देखो, बेसिकली हमारे संविधान में ना ये लिखा गया है कि क्या क्या चीजें जो हैं वो प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, या क्या क्या चीजें जो हैं वो प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते। मैं बार बार प्रधानमंत्री जी का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे, क्योंकि बड़ी पोस्ट होती है, मैंने देश का नेतृत्व करते हैं, है ना। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, क्या टेररिस्ट को लाइन में खड़ा करके क्या हमारे प्रधानमंत्री जी गोली मार सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि हमारे संविधान में अलाउड नहीं है ना। बुरे लोगों को पकड़ना, उनको गोली मारने का काम किसका है? हमारी आर्मी का है, भारतीय आर्मी का, इंडियन आर्मी का है। और किसका है? हमारी पुलिस का है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ये नहीं कर सकते, जबकि अगर सामने वाला गलत हो तब भी नहीं कर सकते। ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि जो, अगर मान लो उसमें से कोई बेकसूर निकला तो, है ना। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें इसलिए करी जाती है ताकि क्या हो कि समाज के अंदर जो लोग हैं उनको दिक्कतें ना आए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो अगर कोई सरकार बहुत ज्यादा खराब होगी तो वो ऐसे किसी भी बंदे को पकड़ के जो भी उनके खिलाफ हो उनको जेल में डाल सकती है, फांसी चढ़ा सकती है ना, है ना। तो इन चीजों को रोकने के लिए हमारे संविधान में जो सरकार होती है उन पर कुछ सीमाएं लगाई गई है कि ये चीज आप कर सकते हो और ये चीज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। समझ आ गया? बेसिकली संविधान का जो तीसरा कार्य यह है कि वह सरकार की जो शक्तियां उन पर सीमाएं लगा सकता है कि वो क्या क्या चीजें नहीं कर सकती। वो अपनी सीमाओं से बाहर कभी नहीं निकलती। मैं आपको बता दूं, कोई भी हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे हमारा कोई भी हो, भारतीय सरकार में कोई भी हो, वो अपनी सीमाओं से बाहर कभी नहीं निकलता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार का चौथा काम यह है कि ये सरकार को ये इतनी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। मैं आपको बताता हूं, देखो, हमारा संविधान जो है वो सरकार को इतनी पावर देता है कि आपको क्या करना है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है और एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है। उसके लिए आप जो कर सकते हो वो करो। मैं समझाता हूं इसका मतलब। मैं एक भारत का नागरिक हूं, मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि मेरे आसपास कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे आसपास दंगे ना हो, मेरे आसपास जो है वो बुरे लोग ना हो, चोरी चकारी ना हो, है ना, ये सारी की सारी चीजें ना हो। अब इसको रोकने के लिए संविधान ने हमारी सरकार को पावर दी है कि आप ये चीजें रुकवाओ। कैसे रुकवाओ? चाहे आप पुलिस को भेजो, चाहे आप आर्मी को भेजो, चाहे कैसे भी हो, बट आप ये गलत चीजें रुकवाओ। उसके लिए अगर आपको बल का प्रयोग करना पड़े, ठीक है, मार कुटाई करनी पड़े गलत लोगों की, तो वो भी करो, उसकी भी पावर है आपके पास। बट लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है और लोगों के लिए एक न्यायपूर्ण समाज आपको बनाना है, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा भारत का संविधान है ना, वो हमें एक सामूहिक पहचान प्रदान करता है। सामूहिक पहचान का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम देखो, कोई दिल्ली से, कोई अभी आप वीडियो देख रहे हो, आप भी कहीं और स्टेट से हो, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, अलग अलग स्टेट से हो सकते हो। क्या पता आपकी भाषा अलग हो, क्या पता आपका कल्चर अलग हो, क्या पता सारी चीज़ें अलग हो, बट अगर आप किसी दूसरे देश में जाओगे ना और अगर कोई दूसरा आपसे पूछता है कि हु आर यू, तो आप अपना नाम बताओगे और आगे ये भी बोलोगे कि आई एम इंडियन। क्यों बोलोगे? क्योंकि ये भारतीय संविधान ने आपको एक सामूहिक पहचान दी है
ठीक है, ये सिर्फ भारत के लोगों को दिया है। क्या कोई अमेरिकन बोल सकता है कि आई एम इंडियन? ठीक है, नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उसको ये सामूहिक पहचान नहीं दी है हमारे भारत के संविधान ने। ठीक है, भारत के संविधान में है ना सिटीजनशिप का कोई क्राइटेरिया होता है, जो जो बंदा वो क्राइटेरिया पूरा करता है वही भारत का नागरिक कहलाता है। ठीक है, संविधान की कुछ जो चीज़ें होती है ना, संविधान के अंदर नागरिकता की जो जो चीज़ें होती है वो पूरी करनी होती है। मैंने करी है वो पूरी। मैं तो बर्थ से ही, जो बंदा यहाँ से जन्म से ही होता है वो तो इंडियन कहलाएगा ही कहलाएगा। इसलिए मैं और आप इंडियन तो है ही है, और हम भारत के संविधान को भी मानते हैं, है ना। तो भारत का संविधान हमें एक क्या करता है, सामूहिक पहचान प्रदान करता है। हमारा धर्म कोई हो सकता है, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, कुछ भी, अलग अलग फेस कलर सब अलग अलग हो सकता है, लंबे चौड़े सब हो सकते हैं हम, बट हमारी जो सामूहिक पहचान है वो है इंडियन, और वो हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई है कि देखो इसके अलावा जो है अंत में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो संविधान है लोगों को मौलिक पहचान को व्यक्त करता है। इसका मतलब यह है कि वह एक सामूहिक इकाई के रूप में लोग केवल मूल संविधान के माध्यम से ही अस्तित्व में आते हैं। सामूहिक पहचान हमारी संविधान के अकॉर्डिंग है। अगर संविधान नहीं है तो हमारी कोई, आप कह सकते हो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम अपने आप को इंडियन नहीं कह पाएंगे। फिर ऐसे तो फिर कोई भी बंदा आके अपने आप को इंडियन कह जाएगा, है ना। तो बेसिकली हमारे संविधान जो है हमें एक सामूहिक पहचान प्रदान करता है, और उसका एक क्राइटेरिया होता है, सिटीजनशिप का एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, चलो आगे भी पढ़ देता हूँ। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियम पर सहमत होना पड़ता है। आपको पता है, मैंने आपको बताया कोई क्राइटेरिया होता है ना सामूहिक पहचान का। संविधान बनने से पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान होती है, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं, है ना। सारी चीज़ों पर सहमत होकर हमारी मूलभूत जो है वो क्या है, हमारी पहचान भारतीय। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यह है कि संविधान नागरिकों के अधिकार को स्पष्ट करता है और उन्हें मान्यता प्रदान करता है। लास्ट पॉइंट तो ये आपको याद रहेगा ही रहेगा कि संविधान क्या करता है, नागरिकों को अधिकार देता है। ठीक है, और बेसिकली उनको मान्यता, उनके अधिकारों को मान्यता भी प्रदान करता है। आई होप बहुत अच्छे से टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। देखो मैं टाइम लेता हूँ, बट मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा के मानूंगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिपीट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो जी। और मैं आपको बता दूं कि हमारा एक दूसरा भी चैनल है जिसका नाम है मेन पॉइंट टेक। अगर आपने वो नहीं देखा ना तो आप ज़रूर जाके देखना, क्योंकि 11th एक ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम अर्न कैसे कर सकते हैं, सर हम यूट्यूब से अर्न कैसे कर सकते हैं, और अलग अलग चीज़ों से अर्न कैसे कर सकते हैं, सर वेबसाइट से अर्न कैसे कर सकते हैं, है ना, सर हम एनिमेशन वीडियो फ़ोन पे कैसे बना सकते हैं। तो ये सबकी मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है। मेन पॉइंट टेक पे जाओगे तो आपको वीडियोज़ वगैरह मिल जाएगी। आप सब्सक्राइब करो ना करो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे का एक यूट्यूब चैनल हो, हर बच्चा अर्निंग करे। जब वो 12th में जाए ना तो महीने के कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये तो वो अर्न कर ही रहा हो। ठीक है, और वो कैसे होगा, आप ये वीडियो देखो और जो जो चीज़ें बोली है वो अप्लाई करो। ठीक है, और देखो एक वीडियो तो ऐसी है कि यूट्यूब पर आप कॉपी पेस्ट करके भी यूट्यूबर बन सकते हो। ठीक है, तो वो ये वाली वीडियो देखना मत भूलना। वैसे तो सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और भी अलग अलग चैनल है और इस चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप मेन पॉइंट टेक लिखोगे यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा मेरा चैनल। 12,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इस पर। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट है टॉपिक के भारत संविधान के प्रभावी होने के कारण। भारत का संविधान है ना एक प्रभावी संविधान है। ठीक है, देखो कोई भी देश, किसी भी देश का संविधान है ना प्रभावी संविधान तभी कहलाता है जब उनमें ये 3 चीजें हो। पहला क्या कि संविधान के प्रचलन में लाने का तरीका। देखो अगर किसी देश का संविधान ऐसा हो जो आज़ादी के बाद, लड़ाई लड़ने के बाद बना हो, तो उस देश के संविधान को हम एक प्रभावी संविधान कहेंगे। दूसरा कि संविधान के मौलिक प्रावधान, मैं इनका मतलब भी बताऊंगा, डोंट वरी, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि संविधान के मौलिक प्रावधान का मतलब है कि संविधान अगर हर व्यक्ति को कोई ना कोई वजह दे कि वो संविधान को माने, तब जो है उस देश का संविधान जो है वो एक प्रभावी संविधान कहलाता है। मैं समझाता हूं आपको। देखो अगर भारत का जो संविधान है अगर उसमें मेरे बारे में लिखा गया हो, मेरे अच्छे के बारे में लिखा गया हो, तो ऑब्वियस सी बात है मैं मानूंगा संविधान को। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे भारत के संविधान में मेरे बारे में अच्छा लिखा गया है, मेरे बारे में, मेरी कम्युनिटी के बारे में या मेरी चीज़ों के बारे में अच्छा लिखा गया और बोला गया है कि मेरे को भी इक्वल न्याय मिलेगा। तो संविधान मेरे को एक वजह दे रहा है कि हाँ आप संविधान को मानो, आप मेरे को मानो, मैं आपको इक्वल राइट्स दिलाऊंगा, सारी चीज़ें इक्वल दिलाऊंगा, तो मैं संविधान को मानूंगा। और ये एक फीचर है प्रभावी संविधान का। अगर कोई संविधान अपने देश के हर एक नागरिकों को कोई ना कोई वजह दे रहा है ताकि वो संविधान को माने, तो उस संविधान को भी हम प्रभावी संविधान कहते हैं। तीसरा है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा।
अगर किसी देश का संविधान ऐसा है जो अपने देश में पावर को बराबर बराबर बांटता है ना। पावर को बांटने का मतलब जैसे कि आपको पता है अलग अलग जो संस्थाएं हैं, जैसे भारत के अंदर भी मैं आपको बता दूं, भारत का संविधान भी प्रभावी संविधान है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर भी जो संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा है, पावर को इक्वली बांट रखा है। किस किस में? विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। ठीक है, अब वैसे तो इसके बारे में डेडिकेटेड चैप्टर है आपका, चैप्टर 4, 5, 6, बट मैं बता देता हूँ। विधायिका वो होती है जो कानून बनाती है, जिसमें मंत्री वगैरह आते हैं। एग्जीक्यूटिव वो होता है या मैं बोलूँ आपको कार्यपालिका में आईपीएस वगैरह और राष्ट्रपति वगैरह आते हैं। ठीक है, और न्यायपालिका में हमारे सारे के सारे जज वगैरह आते हैं। तो इनमें पावर जो है वो इक्वली डिवाइड है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। ठीक है, तो इसलिए भी भारत के संविधान को एक प्रभावी संविधान माना जाता है। ठीक है, अब दोबारा से देखते हैं जी, पहले पॉइंट पे आ जाते हैं कि भारत के संविधान को प्रभावी संविधान माना जाता है। इसका पहला रीजन है कि इसके प्रचलन में आने का तरीका। ठीक है, देखो अनेक जो देश हैं दुनिया में, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका जो संविधान है वो निष्प्रभावी है, कोई नहीं मानता उनके संविधान को। क्यों नहीं मानता? कि यहाँ तो किसी ऐसे बंदे ने बनाया है जो कि सेना का शासक है, जिसके लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे, या किसी अलोकप्रिय नेता ने बनाया है जो जिसके पास ये पावर नहीं थी कि वो सबको साथ में लेकर चले। बहुत सारे लोग जो है वो उस संविधान को इसलिए नहीं मानते क्योंकि किसी अलोकप्रिय नेता ने बनाया है। परंतु मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावी संविधान जो है, सबसे ज़्यादा सफल संविधान 3 देशों का माना जाता है। किस किस का? भारत का, दक्षिणी अफ्रीका का और अमेरिका का। पता है क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों संविधान जो है वो एक लड़ाई लड़ने के बाद, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद बने हैं। और ये सारे के सारे, ये तीनों के तीनों संविधान जो है वो उन लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, जो लोगों, जिनका लोगों पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। जैसे कि बहुत बड़े बड़े हो गए, जैसे कि हमारे राजेंद्र प्रसाद हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, नेहरू जी हो गए, है ना, और भी बहुत सारे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो गए। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो जिनके पास ये पावर थी कि लोग उनको लोगों को साथ में लेकर चले। मैं आपको बता दूं, इन लोगों को पूजा तक जाता था। ठीक है, तो उनके पास ये पावर थी कि वो सारे लोगों को साथ में लेकर चले। लोगों ने उनकी बात मानी, ठीक है, संविधान को माना, और इसलिए ही भारत का संविधान एक प्रभावी संविधान बन पाया। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई है, आप देखो, रीड कर ही देता हूं मैं, कि विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिणी अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण है जिसे एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। मैंने आपको बोला था ना कि बेसिकली तीनों जो संविधान है ये एक आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद बने थे। भारत के संविधान को भारी वैधता मिली है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे भारत के संविधान को मानते हैं, क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया है जिनमें समाज का अटूट विश्वास था। मतलब लोग जो थे उनका विश्वास करते थे, आंख बंद करके विश्वास, पूजते थे उनको, और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों को से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी, मतलब लोगों का विश्वास जीतने की क्षमता थी। इसलिए भारत के संविधान को एक प्रभावी संविधान माना जाता है, क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद बना था, और जो लोग हैं वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मानते थे जिन्होंने संविधान बनाया, इसलिए उन्होंने संविधान को भी माना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के संविधान को प्रभावी संविधान माना जाता है। इसका दूसरा रीजन ये है कि भारत के संविधान में मौलिक प्रावधान है। मौलिक प्रावधान का मतलब क्या है? एक सफल संविधान की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता ये होती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई ना कोई एक कारण अवश्य देता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो किसी देश के अंदर अल्पसंख्यक रहते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक यानी जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे हमारे देश के अंदर पारसी हो गए, है ना, पारसी हो गए, ये बहुत कम है, बहुत कम है, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, बट फिर भी इनके लिए भी, इनको भी इक्वल अधिकार दिए गए हैं, इनको भी बराबर के अधिकार दिए गए, इनको नहीं, भारत के सभी नागरिकों को बराबर बराबर अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, भारत के सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। तो ये भी सोचते हैं यार हमारी पॉपुलेशन चाहे ज़्यादा है चाहे कम है, हमको इक्वल राइट दिए हैं, इसका मतलब भारत का संविधान हमारे लिए बेस्ट है। लोग सोचते हैं ना कि यार हमारी देखो इतनी कम पॉपुलेशन है या ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी हमारे संविधान में हमारे बारे में भी लिखा गया है, हमको इक्वल राइट दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे देश होते हैं, मैं आपको बता दूं, जहाँ पर अल्पसंख्यकों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। ठीक है, अगर उनकी पॉपुलेशन 20% भी है या 30% भी है या 10% भी है, तो उनको सेकंड क्लास सिटीजन ही माना जाता है, उनको कुछ नहीं समझा जाता। पड़ोस का देश ही देख लो, पाकिस्तान, चाइना देख लो, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत होता है, बहुत ज़्यादा गलत होता है। बट भारत में ऐसा नहीं है ना, कि मतलब सब संविधान में सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं इक्वल राइट्स? ताकि उनका विश्वास बना रहे। ठीक है, और जब उनका विश्वास बना रहता है तो भारत का संविधान एक प्रभावी संविधान कहलाता है। तो यही है मौलिक प्रावधान। मौलिक प्रावधान का मतलब है कोई ना कोई वजह हमारा संविधान हमारे भारत के हर व्यक्ति को देता ही देता है, ताकि वो संविधान की रिस्पेक्ट करे। ठीक है,
चलो, तीसरा पॉइंट है कि भारत के संविधान को प्रभावी संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के संविधान के अंदर जो संस्थाएं हैं उनकी संतुलित रूपरेखा है। इसका मतलब भारत के संविधान में जो पावर बांटी गई है ना, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग संस्थाओं में, वो बराबर बराबर बांटी गई है। ठीक है, हमारे भारत के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कोई राजा है और राजा के पास ही सारी पावर है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे देशों में राजा रानी वाला भी सिस्टम है, बट हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है। भारत में इक्वल इक्वल पावर बांटी गई है सबके अंदर। जैसे कि देखो लिखा हुआ है कि ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। जैसे कि भारत के अंदर भी भारत के संविधान को शक्तिशाली संविधान इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत के अंदर भी जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाएं जो है उनमें पावर बांटी गई है। और साथ ही में हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, और साथ ही में जो निर्वाचन आयोग भी है, निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन भी हमारा बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, तो यही सुनिश्चित करता है कि भारत का संविधान जो है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर विधायिका यानी मंत्री वगैरह चाहे तो उसको नष्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर जज वगैरह आ जाएंगे कि ये आप क्या कर रहे हो, संविधान को नष्ट क्यों कर रहे हो। अगर जज वगैरह संविधान को नष्ट करने की कोशिश करते हैं तो मंत्री पहुंच जाते हैं कि आप नष्ट क्यों कर रहे हो। आईपीएस आईएएस करना चाहे नष्ट तो फिर विधायिका और हमारे न्यायपालिका दोनों पहुंच जाती है। तो यानी एक संतुलित रूपरेखा है हमारे संविधान में। इक्वल इक्वल पावर जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बांटी गई है। जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हमारे भारत के अंदर सरकारें ना बदलती रहती है। पता है क्यों बदलती रहती है? क्योंकि हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है, वो किसी की चापलूसी नहीं करता है ना, वो किसी की नहीं सुनता। अगर कोई गलत है तो उसको फिर जेल में डालेगा। जेल में जैसे मतलब कोई इलेक्शन में धोखाधड़ी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा हमारा निर्वाचन आयोग। वो ये नहीं देखता कि सरकार किनकी है किनकी नहीं है, वो अपना काम इंडिपेंडेंट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि सरकार से दबाव नहीं है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग को कोई छेड़ नहीं सकता, कोई उनके साथ गलत नहीं कर सकता, उनको इंडिपेंडेंटली अपना काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गया कि अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित किया। मतलब यही बता रखा है कि भारत के संविधान में कुछ अवरोध भी लगाए हैं कि कोई भी संविधान को ऐसे जल्दीबाजी में चेंज नहीं कर सकता, और मतलब अवरोध भी हैं और संतुलन भी है कि ज़रूरत पड़े तो चेंज भी कर सकते हो। तो यही चीज़ भारत के संविधान को एक सफल संविधान बनाती है, एक प्रभावी संविधान बनाती है। एग्जाम में आया क्वेश्चन 5 नंबर का यही लिख कर आना है। ठीक है, समझ तो आई गया आपको, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा आगे कि भारतीय संविधान कैसे बना, और इस वाले टॉपिक में आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखोगे। ठीक है, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारत का संविधान बना कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान को किसने बनाया, तो आपको लिखना है कि भारत के संविधान को संविधान सभा ने बनाया। ठीक है, संविधान सभा में टोटल 389 लोगों को चुना गया था। कितने लोगों को? 389 लोगों को चुना गया था। अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो था वो अविभाजित भारत से निर्वाचित किए गए थे। यानी मैं आपको बता दूं, भारत का संविधान ना तब लिखना शुरू हुआ था, तब बनना शुरू हुआ था जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत एक ही हुआ करते थे। जब भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था, जब भारत अखंड भारत हुआ करता था, है ना, तो उस टाइम जो थे तब हमारा संविधान जो है वो बनना शुरू हुआ था। ओके जी, चलो ये बात हमें समझ आ गई कि औपचारिक रूप से जो भारत का संविधान है वो हमारे भारत की आज़ादी से पहले बनना शुरू हुआ था, और जो भारत के पार्टीशन है तब बनना शुरू हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। चलो मैं पहले बता देता हूँ। देखो, हमारे संविधान की जो है ना फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, यहाँ पर पहली मीटिंग हुई थी और यहीं से हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था। परंतु इनके जो लोग हैं ना, ये जो संविधान सभा में 389 लोग थे, इनको पता कैसे चुना गया था? 1935 में ना एक बार प्रांतीय चुनाव हुए थे, तो प्रांतीय चुनाव के द्वारा है ना जो लोग चुने गए थे ना, उन्होंने ही क्या किया, आगे लोगों को चुना। ये अब जैसे मान लो 15,000 लोग चुने गए थे, मान लो प्रांतीय चुनाव में 1935 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे इसमें 15,000 लोग चुने गए थे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। और उन्होंने क्या किया कि खुद में ही वोटिंग करी और फिर इन 389 लोगों को चुना, यानी उन्होंने अप्रत्यक्ष विधि से चुना। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लोगों ने डायरेक्ट वोट देके इन 389 लोगों को नहीं चुना। नॉर्मल लोगों ने क्या किया था, 1935 में इन लोगों को चुना था, और इन लोगों ने फिर क्या किया, आपस में ही वोटिंग करी और अपने अंदर ही कुछ लीडर को खड़ा किया और उनको चुना। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली नहीं चुना, इनडायरेक्ट रूप से चुना हमने।
इन लोगों को। ठीक है जी, समझ आ गया। अप्रत्यक्ष, देखो प्रत्यक्ष होता है जब आप डायरेक्टली लोगों को, जैसे आपने आपका एमएलए, आपने डायरेक्टली वोट दिया, वो एमएलए जीत गया, तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष विधि है। अब एक होती है अप्रत्यक्ष विधि, कि आपने अपने एमएलए को वोट दिया, फिर एमएलए ने क्या किया, राष्ट्रपति के लिए वोट दिया, तो राष्ट्रपति आपने नहीं चुना, आपके एमएलए ने चुना, तो आपका क्या है, ये अप्रत्यक्ष विधि है, आपने इनडायरेक्टली चुना, डायरेक्टली नहीं चुना। समझ आ गया आपको? चलो, तो ऐसे ही हुआ था कि संविधान सभा के सदस्य 1935 के में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। 1935 में जो चुनाव हुए थे उनके आधार पे अप्रत्यक्ष एक वोटिंग हुई थी, जिसमें से 389 लोग चुने गए थे। ठीक है, संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। चलो इसके बारे में अब एक चीज बताता हूँ। आपने एक बात नोटिस करी होगी, हमारा संविधान कब बनना शुरू हुआ था? 1946 में, भारत की आज़ादी से पहले। बेसिकली पता है क्या हुआ था? ये एक क्रिप्स मिशन की बात हो रही है यहाँ पर। बेसिकली थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसके बारे में, थोड़ा आई होप आपको समझ आए जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बेसिकली भारत की आज़ादी से पहले ना बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि भारत को अगर अभी भी ब्रिटिश के कंट्रोल में रखना है ना, तो इनको काम चला हुआ आज़ादी दे दो। ठीक है, इनको अपना संविधान बनाने दो। एक्चुअल में ब्रिटिश का मोटिव ये था कि इनको अपना संविधान बनाने दो, फिर भी हम इन पे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, बट हम चाहते थे कि हमारा संविधान इंडिपेंडेंट रहे, तो हमने अपना संविधान बनाना शुरू किया। बेसिकली ब्रिटिश अपने फायदे के लिए कर रहे थे, उनको लग रहा था कि अगर हम इनको संविधान बनाने देंगे तो ये हमारे लिए वफादार रहेंगे। ठीक है, बट बेसिकली हमने अपना संविधान अपने फायदे के लिए बनाया था, ब्रिटिश के फायदे के लिए नहीं। ब्रिटिश का कोई इंटरफेरेंस नहीं था जब भारत का संविधान बनाना। हाँ, भारत का संविधान आज़ादी से पहले बना जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे, परंतु उसमें ब्रिटिश का कोई रोल नहीं था, हमने संविधान अपने लिए बनाया था। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। और बेसिकली बोला जाता है कि भारत का जो संविधान था ना, बेसिकली इसको अनुमति जो है, यानी इस मतलब जो संविधान सभा है कि ये मंत्री वगैरह जो है वो कैसे चुने जाएंगे और हमारा संविधान कैसे बनेगा, इसकी बिल्कुल जो योजना है ना, इसी आधार पे बनाई गई थी जो कैबिनेट मिशन बेसिकली है ना। कैबिनेट मिशन जो है एक योजना बनाई गई थी जिसके आधार पे बोला गया था कि भारत को अपना संविधान ऐसे 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 बनाना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग बना हमारा संविधान। तो ये बोला जाता है कि भारत का संविधान बेसिकली उसी योजना के अनुसार बना, जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन से प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, मतलब जो कैबिनेट मिशन ने बोला था ना, वही सारा की सारी चीज़ें जो है उसी के आधार पे हमारा भारत का संविधान बना। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतें और रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। यानी मैं आपको बता दूं, ये तो 389 लोग चुने गए थे ना, वो 10 लाख बंदों में से, ठीक है, 10 लाख में से एक बंदा चुना गया था पॉपुलेशन के आधार पर। ठीक है, उस टाइम हमारी पॉपुलेशन के आधार पर, मतलब देखो चुना तो 1935 के इलेक्शन के अकॉर्डिंग गया था। ठीक है, परंतु ये सोचकर चुना गया था कि हाँ यार, ये एक बंदा है ना, कम से कम 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इस आधार पर चुना गया था। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो कि चुना तो 1935 के इलेक्शन के अकॉर्डिंग ही गया था, बट ये मान लिया गया था कि एक बंदा जो है वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वैसे ही जब संविधान सभा में लोगों को चुना गया था ना, 389 लोगों को चुना गया, तो माना गया था कि एक बंदा जो है वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। और मैं आपको बता दूं कि जो है वो 389 जो लोग चुने गए थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था 389, तो भारत है ना उस समय 3 एरिया में डिवाइडेड था। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। पहला तो था जो ब्रिटिश भारत था। ठीक है, ब्रिटिश भारत था। अब आप बोलोगे सर पूरा ही भारत जो था उस टाइम ब्रिटिश भारत था? नहीं, मैं आपको बता दूं, जो ब्रिटिश भारत था, जो ब्रिटिश ने जिस भारत पे कंट्रोल किया था ना, हमारे भारत पे कंट्रोल किया था, ज़्यादातर एरिया उन्हीं के अंडर था, परंतु ज़्यादातर कुछ और भी इलाके थे जो देसी रियासतें, यानी राजा रानी होते ना, हमारे भारत के अंदर आज़ादी से पहले बहुत राजा रानी थे, तो उनके पास भी बहुत सारा एरिया था। और तीसरा जो था वो मुख्य आयुक्त प्रांत थे जो इंडिपेंडेंट थे, जो अपना अपना इंडिपेंडेंट वगैरह काम वगैरह चलाते थे। तो मैं आपको बताऊं, जो 389 लोग चुने गए थे उसमें से 292 लोग तो उस एरिया से चुने गए थे जो ब्रिटिश के कंट्रोल में था। ठीक है, 93 लोग चुने गए थे राजा रानी वाले उसमें से, और जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे उसमें से 4 मेंबर चुने गए थे। और वो जो मुख्य प्रांत और वो 4 मेंबर दिल्ली से था, एक अजमेर से था, एक कुर्ग से था। कुर्ग कहाँ पड़ता है आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्लास 10th में आई होप इंग्लिश में आपने पढ़ा हो। और ये ब्रिटिश बलूचिस्तान आज पाकिस्तान में पड़ता है, तो इसमें से भी लोग चुने गए थे। ठीक है जी,
आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से पता चल गई हो। और मैं आपको बता दूं, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 मुख्य समुदाय यानी मुसलमान, सिख और सामान्य की जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। मतलब जो पॉपुलेशन है उनको बेसिकली सिख और मुस्लिम और नॉर्मल पॉपुलेशन के आधार पे बांटा गया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था। मतलब ये जो 93 लोग चुने गए थे ना, तो इनको चुनने के लिए सबसे पहले जो यहाँ के राजा रानी थे ना, देसी रियासतों के राजा रानी थे, उनसे भी परामर्श किया गया था। उनसे भी क्या किया गया था, बेसिकली परमिशन ली गई थी और उनसे पूछा गया था कि हाँ जी आपके एरिया से चुन रहे हैं, कैसे चुनना है बता दो। तो इनसे थोड़ा लिया गया था, परामर्श लिया गया था, आप कह सकते हो। परामर्श को क्या कहते हैं, एडवाइस ली गई थी इनसे। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गया हो। तो इस वाले टॉपिक में आपको क्या पता चला कि हमारा भारत का संविधान जो है वो आज़ादी से पहले बना था। 389 लोग चुने गए थे स्टार्टिंग में। 1935 के जो प्रांतीय चुनाव थे उनके अकॉर्डिंग चुना गया था इन लोगों को, और बेसिकली उसी योजना के अनुसार चुना गया था, हमारा संविधान बनाया गया था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति जो थी, कैबिनेट मिशन, उन्हीं की योजना के अनुसार भारत का संविधान बना था। 10 लाख में से एक बंदे को चुना गया था, ये रिप्रेजेंटेशन था। और ब्रिटिश भारत से 299 लोग थे, देसी रियासतों से 93, और जो मुख्य आयुक्त प्रांत है उसमें से 4 लोग चुने गए थे और 4 मेंबर यहाँ से थे। आपकी बुक के अंदर ये नाम जो है वो नहीं लिखे होंगे, बट मैंने बता दिए। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। चलो, तो नेक्स्ट है दी कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई एम रियली सॉरी यार, ये वाला वर्ड मैंने इंग्लिश में लिख दिया, बट इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारी जो संविधान सभा थी ना, बेसिकली उसके बारे में बताना है कि संविधान सभा में कितने लोग थे और संविधान सभा की रूपरेखा क्या क्या थी, वो बतानी है आपको। ठीक है, तो मैंने ये बात तो आपको पहले ही बता दी कि भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी, सॉरी भारतीय संविधान कह रहा हूँ, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, याद रखना ये बात। और उस टाइम कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे। ठीक है, और पहली मीटिंग के अंदर ही जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान जो संविधान सभा थी, भारत की जो संविधान सभा थी, उनके पहले अप्रत्यक्ष अध्यक्ष किनको चुना गया था, तो नाम याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो सेकंड बैठक हुई थी वो हुई थी 11 तारीख को, 11 दिसंबर को हुई थी दूसरी बैठक 1946 के अंदर, बिल्कुल 2 दिन बाद हुई थी। और उसके अंदर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट भी बने। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, आपको सिक्कों पर बेसिकली बहुत सारे सिक्के, 5 रुपए के सिक्के पे इनका नाम भी मिलेगा, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। और जो तीसरी बैठक हुई थी वो 13 तारीख को हुई थी, बेसिकली 2 दिन बाद छोड़ के होती थी मीटिंग। 13 दिसंबर को हुई थी 1946 में, जिसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, JL नेहरू थे, उन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अभी उद्देश्य प्रस्ताव भी आएगा चैप्टर में। बेसिकली है ना, उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कुछ पॉइंट बताए थे भारत के संविधान को लेकर या भारत को लेकर। तो वो पॉइंट्स भी जो थे वो उन्होंने हमारे संविधान सभा के अंदर लोगों को बताए थे कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, और उस पॉइंट्स को उद्देश्य प्रस्ताव का नाम दिया गया था। अभी उद्देश्य प्रस्ताव मैं दिखाऊंगा भी आपको, आगे आएगा। चलो, अभी हमें समझ आ गया कि 1946 में जो थी हमारी जो संविधान सभा थी उसमें टोटल 389 लोग थे। बट 1946 के बाद अगले साल ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से 389 जो है ना वो घटकर 299 हो गए। सर्ची ऐसा क्या हुआ अगले साल? अगले साल क्या हुआ, 1947 आ गया। और 1947 आते ही आपको पता है 1947 में भारत के हो गए टुकड़े। और जब भारत का पार्टीशन हुआ तो लोग तो हमारे गए गए, और साथ में हमारा जो पाकिस्तान था हमारा ही था सारा का सारा, तो वो पाकिस्तान अलग देश बना लिया उन्होंने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो जब अलग देश बन गया वो, तो फिर जो वहाँ से आए थे वो लोग, पता है ना आपको, हमने देखा था कि बहुत सारे लोग ये ब्रिटिश बलूचिस्तान से और देसी रियासतें जो पाकिस्तान के अंदर थी वहाँ से जो जो मेंबर आए थे उनको घर भेज दिया कि भैया आप हमारा भारत से कोई लेना देना नहीं, गंद फैला दिया आपने, देश के टुकड़े कर दिए, अब जो है आप भारत से बाहर जाओ और जो आपको अपना पाकिस्तान का बनाना है वैसे बनाओ, बट यहाँ मत इंटरफेयर करो। तो उनको छोड़ने के लिए बोल दिया। और बेसिकली है ना, उनको पहले ही बोल दिया था, उनको पहले निकाल दिया गया था। कब निकाल दिया गया था? 3 जून 1947 को ही उनको बोल दिया गया था कि आप बाहर निकल जाओ। अब बोलोगे सर हमारा पार्टीशन तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, हमारा देश जो है वो आज़ाद 1947 को हुआ था 15 अगस्त को, और भारत के टुकड़े भी हुए थे 1947 में। बट है ना, मैं आपको बता दूं ये बात जो है वो पहले ही क्लियर हो गई थी कि पाकिस्तान जो है वो बनने वाला है, इसलिए 3 जून 1947 में
ही ये बोल दिया गया था कि जो जो पाकिस्तान से आए हुए संविधान सभा के मेंबर है ना, उनको संविधान सभा का पार्ट वो अब नहीं रहेंगे, उनको ये संविधान सभा छोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी संविधान सभा थी, इसको संविधान कर लेना, जो हमारी संविधान सभा थी उनकी संख्या जो है वो घटकर 299 रह गई। ठीक है, यानी जो मतलब 389 थी ना, वो अब 299 रह गई, यानी कितने लोग चले गए, ऑलमोस्ट 90 लोग चले गए ना। चलो जी, तो 90 लोग निकल गए। हाँ, तो 90 लोग जो थे वो निकल गए संविधान सभा से, पाकिस्तान से आए हुए तो निकल गए। बेसिकली हमारा जो भारत का संविधान है वो बन के रेडी हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हमारे भारत के संविधान को अपनाया गया। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद 24 जनवरी अगले साल 1950 में हमारे भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए। क्या हुए, सिग्नेचर हुए। ठीक है, हस्ताक्षर वगैरह हुए, जिसमें कितने लोग प्रेजेंट थे, 284 लोग प्रेजेंट थे। सर ये भी बात क्लियर हो गई। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ। समझ आया डिफरेंस, समझ आया? इस दिन हमारा संविधान जो है वो अपनाया गया, इस दिन हस्ताक्षर हुए, बट इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। अगर आपसे पूछा जाए भारत का संविधान कब फोर्स में आया, कब अपनाया गया, तो आपको लिखना है कि हमारा भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। बट अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो आपको लिखना है 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, आई होप यह बात आपको पता चल गई हो। तो यही बात लिखी हुई है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान अपनाया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना। और मैं आपको बता दूं, भारत के संविधान को बनने में टोटल 2 साल 2 ईयर 11 महीने 11 मंथ और 18 दिन 18 डेज, इतना टाइम लगा था। मार्क कर लो, ये वाला क्वेश्चन एक ना एक जो है आपके टेस्ट पेपर में देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। रट लो, आएगा ही आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि का प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका मतलब है कि सभी धर्मों के लोग जो थे वो संविधान सभा के अंदर मौजूद थे। संविधान सभा में जो अनुसूचित जातियां थी ना, उनके भी 28 सदस्य थे। 28 सदस्य, यानी जो टोटल मिला के जो हमारे 284 लोग थे ना एंड में जिन्होंने सिग्नेचर की, उसमें से 28 लोग जो थे वो हमारे अनुसूचित जातियों में से भी थे, है ना। तो उनका भी पार्टिसिपेशन था। और मैं आपको बता दूं, जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, तो सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन था वो कांग्रेस का था। 82% जो मेंबर थे ना संविधान सभा के, वो कांग्रेस पार्टी के ही थे। और माना जाता है कांग्रेस पार्टी उस समय खुद एक बहुत ही अलग अलग विचारधारा की पार्टी थी। कांग्रेस में भी उस समय बहुत अलग अलग टाइप के अलग अलग विचारधारा के लोग थे, तो वो खुद में ही बहुत सारे लोगों को मिला देता था। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। देखो ये चैप्टर और रहता है, बट हमारा 50% चैप्टर आपको यहीं पर मिल जाएगा। और मैंने 4 स्लाइड में आपका 50% चैप्टर जो है वो क्लियर करवा दिया है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो होगी, उसके अंदर हम ये सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और चैप्टर वाइज मैं एमसीक्यू अपलोड करूंगा इसके। ठीक है, और साथ ही मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लिए करके जाने हैं वो भी अपलोड करूंगा। ठीक है, बाकी अगर आपका इस पार्ट में कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना। वैसे चैप्टर खत्म होने के बाद डाउट सेशन भी रख लेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। बाकी यार जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, और ये हमारा जो मेन पॉइंट स्टडी का यूट्यूब चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो का फ़ायदा उठा के अर्निंग ज़रूर करना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का मैं नाम बता चुका हूँ। बाकी वेबसाइट पे www.mainpoint, ठीक है, study.in। आई एम रियली सॉरी अगर मेरी राइटिंग बहुत ख़राब लग रही हो तो, क्योंकि पेन टैप से मैं इतना यूज़ नहीं करता, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अलग अलग चैप्टर का, उसे आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय। और पहले एक क्वेश्चन का जवाब देना कि जो देसी रियासतें थी ना, उसमें से कितने सदस्यों को चुना गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आते ही जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ, कमेंट बॉक्स में पहले इसी क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।